मेरा नाम है आयुष कुमार और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेयर आप जानते हैं, पेयर ऑफ शूज होते हैं, पेयर ऑफ आइज होती हैं। उसी प्रकार से पेयर का सीधा सेंस है दो चीज़ों से कि यहाँ पर दो मिलेंगी। क्या मिलेंगी? लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पर वेरिएबल की, अब इक्वेशंस आप जानते होंगे, इक्वेशन इज द मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से इक्वेशन बनती है जहाँ पर कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी, और भी बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं, पर मैं एक सिंपल भाषा में बता दिया आपको कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर इक्वेशंस बनती हैं। तो लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है वो 1 होती है। जैसे कि आपको मैं कोई इक्वेशन देता हूँ 6x + 7, ये हो गई 1 वेरिएबल में, और 6x + 7y + 9 ये हो गई आपकी 2 वेरिएबल में। तो यहाँ हम जो बात करने वाली हैं वो दो इक्वेशनें हुआ करेंगे। लीनियर इक्वेशन जहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 होती है, जैसे कि यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है। और ऐसी इक्वेशंस होंगी जो 2 वेरिएबल होंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, इस प्रकार से आपको पेयर मिला करेंगी 1 और 2 लीनियर इक्वेशन जहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है और 2 वेरिएबल जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स रहा करेंगे। ठीक है। नेचर कि लीनियर इक्वेशन का, दो लीनियर इक्वेशनों का आपस में क्या क्या नेचर हो सकता है। लीनियर इक्वेशन को मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा सीधी चलती है, कभी ऐसे नहीं चलती है ना। तो ये कर्व इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो लीनियर इक्वेशन हमेशा सीधी चलेगी, चाहे वो कहीं से भी आए, कहीं से भी जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, चाहे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ज़्यादा हो रहा है, मैं ऐसे करके बना दूँगा, चाहे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, चाहे पैरेलल टू वाई एक्सिस, चाहे वो ऑरिजिन से जाए या बिना ऑरिजिन के जाए या कैसे भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो जाएगी हमेशा सीधी। ठीक है। तो जब सीधी जाएगी तो दो इक्वेशनों में क्या क्या हो सकता है? दो इक्वेशनों में ये हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वो दोनों इक्वेशनें किसी एक पॉइंट पर काटेंगी। मान लीजिए मैंने ये बना दिया, तो इस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट। काटना बोलते हैं, इंटरसेक्ट हो गई। चलिए नेचर में उसके बाद दो इक्वेशनें या तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब वो कभी नहीं मिलेंगी, दैट मीन्स वो पैरेलल होंगी। या तो ऐसी भी हो सकती हैं, वो ज़रूरी है कि ऐसी भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं, पर वो कभी मिलेंगी नहीं। तो आप कहेंगे सर ऐसी भी तो हो सकती हैं कि ज़रूरी है वो पैरेलल हो, वो मिले भी नहीं और वो पैरेलल भी ना हो। जैसे कि एक ये गई लाइन और एक ये गई लाइन, ये देखिए पैरेलल भी नहीं है और मिल भी नहीं रही। तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। कोई बात नहीं, आपको ये फिगर स्केल में नहीं दिख रही हैं, पर वो कभी ना कभी तिरछी होने की वजह से कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके ज़रूर मिलेंगी। तो दिमाग में रखिएगा, अगर वो लाइनें जरा भी तिरछी हैं तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर इंटरसेक्ट करेंगी, और वो पैरेलल है तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पैरेलल और इंटरसेक्ट बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो पैरेलल नहीं होंगी और पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। अब इनके बीच में एक और कंडीशन हो जाती है जो इंटरसेक्ट की भी होती है और पैरेलल की भी होती है। दैट मीन्स वो वही कोइंसिडेंट इक्वेशन जो एक के ऊपर एक होती है, मतलब उसी के ऊपर एक और लाइन। जनरल इक्वेशन कैसी होती है? जनरल इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती हैं a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2 = 0 = 0। ये वही लीनियर इक्वेशन।
ये दो इक्वेशन हो गई। अब इनमें बात किया जाता है कि यहाँ पर कोफिशिएंट के रिलेशंस कैसे होते हैं। तो जब हम इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं तो चलिए अब हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया बाय ग्राफ मेथड से कि आप उनको देख के बता देंगे। फिर एक सॉल्यूशन मेथड होता है, सॉल्यूशन मेथड रिलेशन मेथड बोल दे रहा हूँ। चलो एक हो गया रिलेशन मेथड, उस मेथड को देख के आप तुरंत बता देंगे दो इक्वेशनों के जन्म कुंडली के बारे में, मतलब जो भी उनके बीच में होता होगा। क्या रिलेशन है इंटरसेक्टिंग में? A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो बराबर है या नॉट बराबर C1/C2। ये चीज़ कोई नहीं बताता, सिर्फ ये बताते हैं ये। या कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि तीनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये बात गलत है, क्लियरली गलत है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये इसके बराबर या इसके बराबर, दोनों के तो नहीं हो सकता एक बार में, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो या तो ये इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन फंसते हैं और बोर्ड में हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। 1-2 नंबर में ये नेचर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे को लगता है हलवा है और उसमें मिर्ची पड़ी होती है, मतलब स्पेशल होता है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ हम इन दोनों की बात करते हैं, C1 C2 की बात नहीं करते। बात बराबर हो या ना हो उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। बराबर ये चाहे इसके हो चाहे इसके, मतलब बराबर से संबंध इससे ही नहीं है, बराबर से संबंध दोनों से, इससे भी और इससे भी। ये मैं समझा दूंगा आपको बकायदा एग्जाम्पल लेके, बस आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। मतलब बस हम यहाँ बात जो करते हैं वो इसकी है, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बराबर हों या ना हो। सिर्फ यही एक स्पेशल केस है, इसमें ही इन दोनों से फर्क नहीं पड़ता, वरना दोनों में पड़ता है। मैं बताऊंगा कैसे ये हो रहा है। इसका मतलब है, चलिए मैं आपको एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि क्या कहना क्या चाहता है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है 3x + 4y - 6 = 0। फिर एक दे दिया आपको 4x + 3y और बहुत ही गंदी है, मतलब 4 का 3, मैं 6 नहीं लेता हूँ, मैं कुछ और ले लेता हूँ। चलो तो मैं क्या क्या कंडीशंस आपको बताऊँ, चलिए बता दे रहा हूँ। बना के एक 4 हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे 3/4 कोफिशिएंट A1/A2। फिर आप देखेंगे 4/3 इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। और फिर तीसरा देखेंगे ये भी इक्वल नहीं है, ये कट जाएंगे माइनस से माइनस 3/2। तो ये इक्वल इन दोनों में किसी के नहीं, पर यहाँ ये इसके इक्वल हो जाता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। ये वाला पार्ट अगर मतलब ये कांस्टेंट वाला अगर ऐसा हो जाता ना, -3 -4, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता ना 3/4 इसके इक्वल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही रहती, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इक्वेशन हम क्लियरली बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर ये 4/3 होता और ये हो जाता 4/3 इसके इक्वल, तो भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन रहती। दिमाग में रखिएगा इस बात को, मेरी बहुत अच्छी बात बताई है मैंने आपको। तो ये आपकी हो गई 4/3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भी ये क्या हो गई, हमें सिर्फ फ़र्क इन दोनों से पड़ता है और इन दोनों को यही दोनों नहीं है, तो फिर तीसरे का कोई मतलब नहीं है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इसके बाद में बात करता हूँ पैरेलल की। ये हुए इंटरसेक्टिंग,
अब मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल की। दो इक्वेशन है पैरेलल तब कहलाएंगी जब उनका फर्स्ट और सेकंड का रेशियो सेम हो और थर्ड का बिल्कुल भी सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ फर्क पड़ता है, ये सेम नहीं होना चाहिए। अगर हो गया बाई चांस तो ये पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, ये रिलेशन की बात हो रही है। अब ये कैसी हो सकती है? ये हो सकती हैं 3x + 4y - 2 = 0। ये हो गई 6x + 8y - 3 = 0। तो यहाँ आप देखेंगे कि 3/6 4/8 - 2/3 ये दोनों इक्वल हैं, ये नहीं है इक्वल। क्यों? क्योंकि आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये कटेगा ही नहीं, माइनस से माइनस कटेगा बस। तो सिर्फ यहाँ ये होना चाहिए, ये बराबर भी और ये नॉट इक्वल भी, ये इक्वल भी, ये नॉट इक्वल भी, तब ये पैरेलल लाइंस की इक्वेशन कहलाएंगी। आप तुरंत ऐसी चीज़ देख के, अब आपको ये करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है, आप तुरंत यहाँ देख सकते हैं 1/2 यहाँ फ़र्क पड़ता है माइनस से। अगर यहाँ ये माइनस हो जाता तो ये पैरेलल नहीं होती, यहाँ पर ये माइनस लग जाता है, ये माइनस हो जाती। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, सिंबल भी सेम होने चाहिए तो ही वो इक्वल होंगे। क्या आपको लगता है कि 1/2 माइनस का 1/2 बराबर हो सकते हैं? या किसी को ऐसा लगता हो कि -1/2 एक माइनस यहाँ पर लगा है और एक में यहाँ पर लगा है, तो ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि उनके लिए एक ही माना जाएगा। अगर किसी में ऊपर नीचे दोनों में लगा है तो वो कटे जाएंगे, सेम माने जाएंगे। तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है, माइनस हो तो दोनों पे हो, नहीं तो दोनों पे मैं किसी में ना हो तो इक्वल माने जाएंगे, वरना माइनस से वो इक्वल नहीं होते और ये पैरेलल लाइन हो गई। आप तुरंत कह देंगे ये पैरेलल लाइन। आप स्पेलिंग के ऊपर मत जाइएगा क्योंकि मैं ना समझाने पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, और अब मैं बात करता हूँ कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट इसका मतलब कोइंसिडेंट, हर जगह टकराती है ना, हर जगह इंसिडेंट होता है उनका, यानी कि वो हर जगह एक दूसरे को टच करती हैं। इसलिए यहाँ बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ तीनों ही बराबर होने चाहिए। B1 B2 C1 C, तीनों ही बराबर होनी चाहिए। ये कैसी इक्वेशन होगी ये बिल्कुल आप समझ गए। अब इन दोनों में एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको, इन दोनों का मतलब क्या है। इन दोनों का मतलब ये क्या है, दोनों इक्वेशन सेम है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में से दो कॉमन ले लूँ ना तो ये ऊपर वाली ही इक्वेशन बन जाएगी। ये सिर्फ एक छलावा है, धोखा है। देखने में लगती है दोनों अलग अलग इक्वेशन है पर वो होती सेम है। अगर दो कॉमन लेके जीरो में भेजूँ तो ऊपर वाली ही बन जाएगी। इसी वजह से ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट लाइन कहलाती हैं। और देखने का मेथड यही है कि उनके तीनों का रेशियो सेम होगा। 3/6 = 4/8 = -2/4 1/2 कोइंसिडेंट लाइन, नॉट मोर यूजफुल। ये केवल एक छलावा है। आपको दो इक्वेशन ऐसा लगेगा अलग अलग है, सॉल्व करने बैठ गए और वो सॉल्व नहीं हो रही हैं, आप चक्कर में पड़ गए ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो हर जगह वैल्यू कुछ भी रखो, कुछ भी दोनों में सेम आएगी। जो वैल्यू आप इसमें x के रखेंगे वही इसमें आएगी और जो नीचे वाले में रखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, बस एक मल्टीप्लाई तो है। तो इसलिए तीनों के रेशियो सेम होते हैं। यहाँ पर सिर्फ दोनों के होते हैं, तीसरे का नहीं होना चाहिए। तीसरे का सेम हो गया तो फिर वो कोइंसिडेंट बन जाएगी। और इसमें पहला दूसरे का ही सेम नहीं हो, तीसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो तो भी सही और ना हो तो भी वो इंटरसेक्टिंग लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, कि इन इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं, और करते हैं तो क्या निकल के आता है। तो हम यहाँ पर ओनली सॉल्व, या फिर हम कह सकते हैं केवल हम इसको सॉल्व करते हैं इंटरसेक्टिंग को, क्योंकि इसमें वन सॉल्यूशन निकलता है। तो पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नॉट सॉल्व।
आप सिर्फ ये देख लेंगे कि इनका फर्स्ट और सेकंड का रेशियो सेम है, थर्ड का नहीं है, आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप सीधे कह देंगे ये पैरेलल लाइंस हैं, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन संभव ही नहीं है, तो सॉल्व करके करेंगे क्या? तो सॉल्व नहीं करते, बस हम बोल देते हैं नॉट सॉल्यूशन। पर अगर यहाँ पर आपको ये पता चल जाए कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हमें सॉल्व भी करनी पड़ती है और उसका एक सॉल्यूशन निकलता है, मतलब एक x की वैल्यू निकलेगी और एक y की वैल्यू निकलेगी। सेम प्रोसेस इसमें भी हम सॉल्व नहीं करते। यहाँ पर अगर हमें ये पता चल जाए ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट मैंने बता दिया, कोइंसिडेंट हर जगह इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, या कई लोग याद बोलने में तकलीफ होती है तो कोइंसिडेंट, ठीक है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं, या कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं, आपको इजी होगा बोलने में समझने में। तो यहाँ पर भी सॉल्व नहीं करते, नॉट सॉल्व। इन चीज़ों का मतलब है नॉट सॉल्व मैं क्यों लिख रहा हूँ? अगर ऐसी इक्वेशन आपको दिए हैं और आप सॉल्व करने के मैं मेथड बताऊंगा, आपको मेथड्स बताऊंगा मैं 4, पर हम सॉल्व किनको करेंगे, हम तुरंत देख के पता कर लेंगे इनको करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो नॉट सॉल्व, इनको सॉल्व ही नहीं करते हम, इनमें क्या करते हैं हम सीधे हम बोल देते हैं मैनी सॉल्यूशन। अब कोई कहेगा सर मैनी सॉल्यूशन का क्या सेंस है? मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इनमें हर पॉइंट पर ये चिपकी हुई होती हैं, तो जो वैल्यू इसमें रखोगे y की वैल्यू इसमें रखोगे, मैं बताऊंगा वो चीज़ में मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा एट द एंड, पर ये समझ लीजिए यहाँ हर सॉल्यूशन मतलब ये जितनी जगह टच करती हैं उतने सॉल्यूशन, और ये हर जगह टच करती है, इसलिए मैनी सॉल्यूशन ये कभी टच नहीं करती, इसलिए नो सॉल्यूशन, और ये एक जगह टच करती है इसलिए वन सॉल्यूशन। और सॉल्व सिर्फ इसे करते हैं, ना इसे सॉल्व करते हैं ना इसे, ये दोनों इसीलिए मेथड ही, ये जो नेचर वाला मेथड है ये बनाया ही इसलिए गया है जिससे कि आपको अगर ऐसी दो टाइप की इक्वेशन दिख जाए, यहाँ पर 2 का रेशियो सेम हो या 3 का रेशियो सेम हो, मतलब फर्स्ट 2 का, नॉट लास्ट 2 का, फर्स्ट 2 का रेशियो सेम है या तीनों का रेशियो सेम है, आप तुरंत कह देंगे ये सॉल्व नहीं करनी है, इसमें नो सॉल्यूशन होता है, इसमें मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए सॉल्व नहीं होते, ये हम सिर्फ सॉल्व ये करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन 80% आते हैं।